फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका बीपीएससी एग्ज़ाम जो है वो कभी नहीं रुकेगा। बीपीएससी एग्ज़ाम क्यों रुक जाता है, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। और क्या रणनीति होना चाहिए आपके पास, अभी इससे 5 महीना बाकी है और ये 5 महीना में आप क्या करेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये जो समय है ना, ये सिविल सेवा का जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत कम समय है और ये बहुत तेज़ी में पार हो जाएगा। आप इधर उधर सुनते रह जाइएगा, वीडियो देखते रह जाइएगा, समय निकल जाएगा, फॉर्म का समय आ जाएगा। आपका फॉर्म भरिएगा, फिर नर्वस हो जाइएगा, फिर से प्रीलिम्स की ओर भागिएगा और क्या होगा कि आप ना प्रीलिम्स निकाल पाइएगा ना मेन से निकलेगा आपका। मेरी बातों को समझिएगा। अभी से आपके पास एक अच्छा गोल्डन टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को हम आराम से क्रैक कर लें तो कुछ रणनीति को जरूर आप समझेंगे, जहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, 400-500 सीट निकलता है बीपीएससी में और इतने कम सीट के लिए 5 लाख छात्र जो है, अप्रॉक्स 5 लाख छात्र लड़ाई करते हैं। उसमें से एक पद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आपको इधर उधर से देखने में लग जाता है। मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो बीपीएससी एग्जाम को कैसे निकालेंगे हम उस पर अभी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहें सुनते वक्त, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप लड़ने जा रहे हैं, मतलब एक महायुद्ध जो सितंबर में होने वाला है, उसमें बड़े बड़े महारथी लोग आएंगे। वैसे लोग उसमें हज़ारों संख्या में बैठेंगे जो यूपीएससी का मेंस दे चुके हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, मेंस दे चुके हैं। बात समझ रहे हैं? बीपीएससी में पहले से चयनित छात्र उसमें बैठेंगे जो पहले से वीडियो या कोई रैंक पे हैं, जो अब एसडीएम के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे छात्र जो बीपीएससी का मेंस पहले दे चुके हैं, उनके बीच से एक पद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। आप जिस युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, पहले उस युद्ध का गहराई को जानेंगे ना। दुश्मन को बिना समझे आप ऐसे ही चल जाएंगे तो आप तो हार ही जाएंगे। दुश्मन को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। उसी के अनुसार आपको तैयारी भी करना होगा। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जो सबसे पहला आपको काम करना है वो है, आपको अभी से आपके टेबल पे बीपीएससी का सिलेबस होना चाहिए। बीपीएससी का सिलेबस को अपने टेबल के नज़दीक में चिपका लेंगे। मेरे बातों को ध्यान समझेंगे, वहाँ पे चिपका लेंगे जहाँ पे आपका नज़र उस पर डेली पड़े। अगर आपको एक जेन्यून एस्पिरेंट की तरह आगे बढ़ना है और सही में एग्ज़ाम को निकालना है तो आपको कुछ ये रणनीति अपनाना पड़ेगा। सिलेबस को अपने पास रखें, क्योंकि 70% ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिना सिलेबस की तैयारी करते हैं और वो कहते हैं ना कि आप जो कान को ऐसे पकड़ सकते हैं ना, ऐसे उसको हाथ को घुमा करके पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, उसमें आप हमेशा असफल ही हो जाते हैं। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना? अगर देखिए फ्रेंड, सिंपल सी चीज़ है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि बीपीएससी में हम अच्छा रैंक प्राप्त करें। अगर आपका टारगेट है कि हमको 10 मील चलना है तो ये दिमाग को ये मैसेज भेजें कि आपको 100 मील चलना है। आपको फिर कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन कैसे? सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है और उसको लिख करके अपना एक पेज पे, ठीक है, A4 साइज पेपर होता है, उस पर लिख लेंगे और उसको वहाँ चिपका देंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, आपको अभी से क्या करना है? क्या अभी से सिर्फ प्रीलिम्स की ओर टूट पड़ना है? नहीं। मैंने सारे पुस्तक के बारे में आपको बता दिया है, जेन्युइन पुस्तक का आप जाकर देख लेंगे, वहाँ बहुत कुछ मैं आपको बताया हूँ। अभी आपको क्या करना है कि अगर आप दिन में 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 6 घंटा, ये जो पढ़ाई है ये आपका निरंतर होना चाहिए, क्योंकि निरंतर जो होता है ना अभ्यास, ये आपके सफलता के लिए ब्रह्मास्त्र होता है, जिसमें बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर पढ़ना सबकी बस की बात नहीं होती है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। मेरे बातों को सुनिएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस को लेकर हम जो बता रहे हैं थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे छात्र ने मुझे मैसेज किया, सर इंटरव्यू के बारे में सोचने लगते हैं, वो इंटरव्यू के बारे में अभी से ही, जबकि वो प्रीलिम्स और मेंस के बारे में नहीं, उनको कहीं इधर से बोलता रहे इंटरव्यू तो बहुत डिफिकल्ट होता है, सिविल सेवा में कैसे निकलेगा। देखिए फ्रेंड, मेरे बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जब आप राइटिंग स्किल करने लगेंगे ना, लेखन कला, जहाँ पे आपका दिमाग और हाथ का तालमेल बैठने लगेगा, वहाँ पे आपके लिए इंटरव्यू जैसा कोई चीज़ नहीं रह जाएगा, वहाँ आराम से आप फेस कर लीजिएगा। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना? सबसे पहले आपको मेंस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मेंस के लिए आप सिलेबस को चिपकाएंगे और सिलेबस के अनुरूप आप मेंस को कंप्लीट करते जाएंगे और वहीं पे आप पेन से गोल कर देंगे कि आपने आज मेंस के लिए कितना पढ़ा। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना? वहाँ पे आप गोल करेंगे कि आपने मेंस के लिए आज कितना पढ़ा और टारगेट लेंगे कि आज हमको ये एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 6 घंटा में आपको 4 घंटा मेंस पे देना है, बल्कि 2 घंटा जो है वो आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे देना है। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना? अभी से आपको सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे नहीं भागना, नहीं तो आप फिर एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरेंगे और आपका
वहीं से केला ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि इस एग्ज़ाम के गहराई को समझिए। इस एग्ज़ाम को निकालना कोई साधारण बात नहीं है, कठिन परीक्षा है। बहुत मैं देखता हूँ कि इधर उधर से इतने आसानी से लोग बता देते हैं ना कि आप लोग एकदम समझ रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है फ्रेंड। जो एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम को निकालते हैं आप उनसे देखिएगा उनके पास क्या नॉलेज होता है। मेरी बातों को समझ रहे हैं ना। एग्ज़ाम आपको देना है। मैं आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं आपको बताने के लिए और पढ़ाने के लिए मैं आपसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप लोग 12 बजे के बाद सो जाते होंगे, लेकिन हम 4 बजे सुबह तक जो है ना उठ करके हर एक टॉपिक पे अच्छा से पढ़ाई करता हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इसलिए पढ़ना होता है कि मुझे छात्रों को बताना है, उसे ये टॉपिक समझाना है। तो क्या आप 6-7 घंटा मेहनत नहीं कर सकते हैं? अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम को भूल जाइए, आप किसी और दिशा में चल जाइए। इस एग्ज़ाम को निकालना है तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना होता है तब जाके आपको ये लक्ष्य प्राप्त होता है। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना। सबसे बड़ा जो इसमें आपका जो कारण बनेगा आपका लक्ष्य प्राप्ति में, वो है आपका निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास करना अभी से चालू कर दें, एक नियमित समय बनाएं। रूटीन का मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आपको एनी हाउ 6 से 7 घंटा देना है। अगर आप घर में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कहीं जॉब में नहीं है तो, लेकिन जो जॉब में है उनके भी 4 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। गृहिणी हो चाहे कहीं भी आप तो जॉब करते हैं तो 4 घंटा समय दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं बातों को ध्यान दीजिएगा। मेंस सिलेबस को आपको टेबल पर चिपकाना है। मेंस जो है वो पढ़ाई सबसे पहले आपको करना है, और मेंस के लिए जो है सबसे पहले चिपका करके कहीं पर रखेंगे अपना सिलेबस को, वहाँ से गोल करते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे। तीसरा जो है वो है आपको प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पे लेके बहुत सारा टेंशन बना होता है कि कैसे निकलेगा, क्योंकि पहला द्वार तो यही होता है आपका सफलता का। तो प्रीलिम्स को निकालने के लिए सबसे पहले आप 68 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आप नहीं दिए हैं तो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देख करके यहाँ पे गोल करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैं ऐसे आपको बता दूंगा क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से आते हैं। इस बार 68 बीपीएससी का मैं पेपर देखा, मेरे कुछ छात्र ने दिखाया पेपर, तो मैं देखा कि उसमें एनसीईआरटी को उसमें ज़्यादा मतलब इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने का प्रयत्न किया गया है। तो 69 बीपीएससी में क्वेश्चन थोड़ा सा और टर्न लेगा, और थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ज़्यादा होंगे, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो वहाँ के लिए आपको तैयार रहना है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्या ट्रिक यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और कैसे पढ़ाई करते हैं। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, आपके टेबल पे एनसीईआरटी होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि हम एनसीईआरटी यूट्यूब से देख करके समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये आपका गलतफहमी है। एक बात में एक वर्ड में ये आपका गलतफहमी है। एनसीईआरटी जो है वो आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से पढ़ते पढ़ते उसको डेली पढ़ना होगा। 2 चैप्टर आप लेके चलें, आपको डेली 2 चैप्टर को एनी हाउ पढ़ना होगा। आप रात को पढ़ें या सुबह में पढ़ें, ये आप पर निर्भर करता है। और सबसे पहले आपको एक काम और करना है कि आपको मैं बताया था कि आपको जो आंसर राइटिंग के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को, जैसे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को चयन करके आपको अभी से सोल्व करना चाहिए। मैं आपको सोल्व करके भी दिखाता हूँ कि कैसे आंसर को लिखते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लगभग 100 प्रश्न को जब तक लिखेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपका अंदर से डर बैठा हुआ है वो निकल जाएगा। राइटिंग स्किल कोई साधारण चीज़ नहीं है, इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। जो रियल एस्पिरेंट होते हैं और जो सही में सिविल सेवा का तैयारी करते हैं वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के पीछे वो हमेशा भागते हैं और अच्छे से लिखते हैं। आप मेरा वीडियो को जाकर देखिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये 100 दिन का चलेगा आपका, 100 डेज़ का, और 100 डेज के बाद जो है मैं प्रीलिम्स पे फोकस करूँगा। लेकिन आपके पास जो 100 दिन है उसमें ज़रूर आप मेरा ये वीडियो को देखें, जहाँ हम लेखन कला के बारे में बताते हैं और लिख करके बताते हैं कि कैसे आप लिखेंगे और कैसे आप शुरू में पॉइंट देंगे। मानते हैं शुरू में बहुत सारी गलतियाँ होगी, ग्रामेटिकल एरर होगा, आपका वर्ड काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद आप धीरे धीरे लिखने लगेंगे। और एक दिन याद रखिएगा, 100 क्वेश्चन अगर आप मेरा सोल्व कर लिए ना, उसके बाद आपको कभी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि याद रख लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री में लिखना अच्छा जानते हैं ना, तो आप ज्योग्राफी में भी लिखिएगा, इकोनॉमिक्स में भी लिखिएगा, बात समझ रहे हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छा लिखिएगा। लेकिन हाँ, ये जो कला है
लेखन कला, इसका विकास आपके पास समय रहते हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर ये बातों को आप समझ गए हैं तो अभी से आप ये करना चालू कर देंगे और याद रखेंगे, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड, मैं मिलता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर तैयार रहें। जय हिंद।